जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 के अंतर्गत ऋण का अध्ययन करेंगे। बजटीय घाटा। बजटीय घाटा यानी सरकार ने आय से ज़्यादा व्यय किया है। अब आय से ज़्यादा व्यय किया है तो सरकार को घाटा हुआ है। घाटे की पूर्ति के लिए सरकार क्या कर सकती है? घाटे की पूर्ति के लिए या तो सरकार करारोपण करेगी यानी लोगों पर कर लगाएगी, या फिर ऋण लेगी, या फिर सरकार नोट छाप कर भी घाटे की पूर्ति कर देती है। अब यदि सरकार जो है बजटीय घाटे की पूर्ति किससे करती है? ऋण से करती है। तो क्या होगा कि ऋण एक स्टॉक अवधारणा होगी। स्टॉक का मतलब है कि हर साल सरकार का जो बजट के घाटे का प्रवाह होगा। प्रवाह मतलब जो चीज़ बदलती रहती है, तो जो बजटीय घाटा वह बदलता रहेगा। तो हर साल क्या होगा? ऋण घाटे का प्रवाह होगा, और मतलब बजटीय घाटे का प्रवाह होगा और उससे स्टॉक में वृद्धि हो जाएगी। यानी स्टॉक के अंदर भी दो चीज़ होंगी। एक तो होगा सरकार ने जो लोन लिया है वो, और प्लस सरकार को लोन पर जो इंटरेस्ट देना है वो। यानी बजटीय घाटा जो है वो हर साल यदि बढ़ता रहेगा तो उससे सरकार के लोन, और लोन पर क्या होगा? ब्याज, उसका संचय होता रहेगा। किसमें संचय होता रहेगा? स्टॉक में। तो इस पॉइंट में यही बात बताई गई है। अब सरकारी ऋण जो होता है उसके संबंध में दो अंतर संबंधित पहलू हैं। एक तो सरकार क्या कर सकती है? ऋण को एक बोझ समझ सकती है। दूसरा क्या कर सकती है कि ऋण का वित्तीयन कर सकती है, यानी ऋण की पूर्ति कर सकती है। ऋण की पूर्ति सरकार किससे करेगी? या तो सरकार ऋण की सरकार ने जो ऋण लिया है उसकी पूर्ति के लिए जनता पर करारोपण कर सकती है, या नोट छाप सकती है। तो इस दृष्टि से यदि हम देखें तो एक व्यापारी के विपरीत सरकारी ऋण की स्थिति होती है, क्योंकि एक व्यापारी जो होता है वो अपने संसाधनों में वृद्धि नहीं कर सकता, नोट नहीं छाप सकता, करारोपण नहीं कर सकता, लेकिन सरकार ऐसा कर सकती है। इस पॉइंट में सरकारी ऋण के प्रभाव को बताया गया है। यदि सरकार ऋण ग्रहण करती है तो उससे क्या होगा? यानी सरकार को यदि घाटा हुआ था तो सरकार को घाटे की पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए था? कर लगा देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने कर नहीं लगाया, बल्कि क्या किया? घाटे की पूर्ति के लिए ऋण ग्रहण किया। अब ये जो सरकार ऋण ग्रहण करेगी उससे क्या होगा कि इसका भुगतान क्या होगा? 20 वर्षों बाद होगा। ऋण ग्रहण करने के लिए सरकार कोई भी बंध पत्र जारी कर सकती है, और बंध पत्र का भुगतान क्या होगा? 20 वर्ष बाद होगा। अब 20 वर्ष बाद भी सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? कि सरकार क्या करेगी? 20 वर्ष बाद लोगों पर कर लगा देगी, और कर से आय एकत्रित करके और ऋण का भुगतान कर देगी। तो अब इसका भार किस पर पड़ेगा? अगली पीढ़ी पर, क्योंकि 20 वर्ष बाद जो युवा आबादी होगी वो कर के रूप में इसका भुगतान करेगी। अब 20 वर्ष बाद जब युवा आबादी कर के रूप में इस ऋण का भुगतान करेगी तो उनकी आय का ह्रास होगा, आय कम हो जाएगी। आय कम होने से उपभोग भी कम हो जाएगा, उपभोग कम होने से बचत कम हो जाएगी, बचत कम होने से पूंजी निर्माण कम हो जाएगा। इस प्रकार यदि सरकार ऋण ग्रहण करती है तो उसका अर्थ होता है कि उसने क्या किया है? कर का भार अगली पीढ़ी पर टाल दिया है वर्तमान। अब यदि हम परंपरागत तौर पर देखें तो यदि सरकार ने वर्तमान में घाटे का बजट बनाया है और घाटे की बजट की पूर्ति के लिए कर नहीं लगाया, यानी ऋण ले लिया, यानी लोगों को जो कर के रूप में राशि देनी थी वो अधिक राशि उनके पास बच गई, उस अधिक राशि को वो व्यय करेंगे। अब लोग ये थोड़ी सोचेंगे कि इस राशि को हम बचा लें, क्योंकि भविष्य में हमें ऋण के रूप में अदा करना पड़ेगा। वो तो उसको क्या करेंगे? अधिक व्यय करेंगे। अब भविष्य में क्या होगा? जब 20 वर्ष या जितना भी सरकार ने ऋण लिया होगा, ऋण और ब्याज की राशि का भुगतान भविष्य की पीढ़ी को करना पड़ेगा। यानी इस पॉइंट में ये बताया गया है कि सरकार यदि ऋण लेती है
तो उस ऋण के परिणाम स्वरूप एक तो जो है वर्तमान पीढ़ी है और दूसरी भविष्य की पीढ़ी है। तो वर्तमान पीढ़ी को तो इसका क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि उसका उपभोग बढ़ जाएगा, उसकी सेविंग बढ़ जाएंगी, मतलब उपभोग का स्तर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो सेविंग नहीं करती। वर्तमान पीढ़ी तो उपभोग में बिलीव करती है, सेविंग नहीं करेगी। वो क्या करेगी, उपभोग को बढ़ा देगी। जबकि वर्तमान पीढ़ी पर करारोपण होगा, जब 20 वर्ष बाद लोन का भुगतान होगा, तो वर्तमान जो भविष्य की पीढ़ी होगी उसको उस समय क्या करना पड़ेगा, उपभोग में कमी करनी पड़ेगी, सेविंग में कमी करनी पड़ेगी, कैपिटल फॉर्मेशन यानी पूंजी निर्माण में कमी करनी पड़ेगी। ओवरऑल इस पॉइंट में ये बताया गया है कि यदि सरकार ऋण ग्रहण करती है तो उससे वर्तमान पीढ़ी को लाभ होता है और भविष्य की पीढ़ी को हानि होती है। अभी जो एक तर्क दिया गया था कि वर्तमान पीढ़ी पर यदि कर नहीं लगाया जाए, ऋण ले लिया जाए तो वर्तमान पीढ़ी अधिक खर्च करेगी, उसके विरुद्ध तर्क इस पॉइंट में दिया है। इसमें दिया है कि जो उपभोक्ता होता है वो अग्रदर्शी होता है, यानी यदि वह देखता है कि सरकार जो है वो ऋण ज़्यादा ले रही है तो वो क्या करेगा, बचत ज़्यादा करेगा। क्यों बचत ज़्यादा करेगा, क्योंकि उसे पता है कि आने वाली जो पीढ़ी होगी उसको इस ऋण का भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी क्या होगी, वर्तमान पीढ़ी के नाती पोता होंगे। तो इस दृष्टि से क्या होगा कि यदि सरकार ऋण लेती है तो लोग बचत में भी वृद्धि कर देते हैं। अब एक रिकार्डो अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने समतुल्यता का सिद्धांत दिया, 19वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या समतुल्यता का सिद्धांत दिया कि यदि सरकार को घाटा होता है तो घाटे की पूर्ति सरकार ऋण ग्रहण से भी कर सकती है और करारोपण से भी कर सकती है। यदि सरकार इन दोनों में से किसी भी एक का चुनाव करती है, दोनों का जो प्रभाव होगा वो समतुल्य होगा, क्योंकि ऋण की पूर्ति भी जनता को ही करना है और करारोपण की पूर्ति भी जनता को करना है। तो आपको क्वेश्चन रहेगा समतुल्यता का सिद्धांत किसने दिया, तो ये रिकार्डो ने दिया। क्या दिया कि करारोपण और ऋण ग्रहण जो है वो समतुल्य वित्तीय साधन है, क्योंकि इनसे जनता पर समान प्रभाव पड़ता है, एक का वर्तमान पीढ़ी पर और दूसरे का भविष्य की पीढ़ी पर प्रभाव पड़ता है। अब एक तर्क यह भी दिया जाता है कि ऋण ग्रहण जो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाहे उसका भुगतान वर्तमान पीढ़ी द्वारा किया जाए या भविष्य की पीढ़ी के द्वारा किया जाए, ऋण का भार वर्तमान पीढ़ी पर पड़े या भविष्य की पीढ़ी पर, आखिर वे जनता तो एक ही राष्ट्र के हैं, यानी उसी देश के लोगों की क्रय शक्ति पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यदि सरकार ऋण विदेशों से ले लेती है तो इससे क्या होगा कि राष्ट्र पर बोझ पड़ेगा। क्यों बोझ पड़ेगा, क्योंकि अब क्या होगा, ब्याज अदायगी और ऋण की अदायगी के रूप में जो वस्तुएं हैं वो विदेश हमें भेजनी पड़ेंगी। सरकारी ऋण के परिप्रेक्ष्य में एक स्फीतिकारी तर्क भी दिया जाता है। कहा जाता है कि यदि सरकार जो है घाटे की पूर्ति ऋण से करती है तो उससे क्या होगा कि स्फीतिकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलेगा। इसका अर्थ क्या है कि सरकार को यदि घाटा हुआ और उसकी पूर्ति के लिए सरकार ने क्या किया, ऋण लिया। अब इस ऋण का अर्थ यह है कि सरकार इस ऋण से क्या करेगी, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करेगी। और दूसरी ओर सरकार ने घाटे की पूर्ति के लिए क्या करा है, ऋण लिया है, ना कि सरकार ने कर लगाया है, यानी कर में तो कटौती हो गई और सरकार के ऋण में वृद्धि हो गई। अब इन दोनों का प्रभाव क्या होगा कि सरकार के पास भी पैसा ज़्यादा है और लोगों के पास ने कर नहीं दिया, यानी पैसा ज़्यादा है, तो इन दोनों की क्या होगा, मांग में वृद्धि हो जाएगी। अब चूँकि उत्पादन उतना हुआ नहीं है इसलिए क्या होगा, कीमत में वृद्धि हो जाएगी, और कीमत में वृद्धि होने को ही क्या कहते हैं, स्फीतिकारी प्रवृत्ति को बढ़ावा। लेकिन ये जो आलोचना है इसका सॉल्यूशन भी अर्थशास्त्रियों ने दिया है। इन्होंने कहा है कि यदि हम क्या करें, संसाधनों का उचित प्रयोग करें। सरकार ने जनता के से कर नहीं लिया तो जनता के पास जो अतिरिक्त क्रय शक्ति बची है, यदि संसाधनों का जनता उचित प्रयोग करे तो उससे क्या होगा
कि ऊंची मांग के साथ साथ निर्गत में भी वृद्धि होगी, और यदि ऊंची मांग के साथ साथ उत्पादन में वृद्धि होगी तो कीमत में वृद्धि नहीं होगी। कीमत में वृद्धि कब होती है? जब मांग ज़्यादा है और उत्पादन कम है, यानी कीमत में वृद्धि नहीं होगी, यानी स्फीति होना आवश्यक नहीं है। अब एक तर्क यह दिया जाता है कि सरकार यदि ऋण लेती है तो उससे क्या होगा, निजी क्षेत्र जो है उसके लिए उपलब्ध बचत की मात्रा कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सरकार यदि बंध पत्र जारी करती है तो जनता क्या करेगी, निजी लोग उस ऋण को ग्रहण करेंगे, बंध पत्र को ले लेंगे। अब यदि निजी लोगों ने सरकारी बंध पत्र को ले लिया है तो उसका प्रभाव क्या होगा कि अन्य जो वित्तीय उपकरण हैं उनसे ये बंध पत्र प्रतियोगिता करेंगे, यानी अन्य वित्तीय उपकरणों के लिए उपलब्ध जो वित्त की राशि है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक और तर्क दिया जाता है ऋण के संबंध में कि सरकार ने यदि राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए ऋण लिया है और उसे वह उत्पादक कार्यों में व्यय करती है तो उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी, और उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी तो लोगों की आय में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी तो बचत में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार सरकार का ऋण लेना जो है वो लाभप्रद भी हो सकता है। अब सरकार ने यदि जो ऋण लिया है उससे वो क्या करे, अधोसंरचना का निर्माण करे, सड़क है, फ्लाईओवर्स हैं, पुल हैं, ये बनाए। तो अधोसंरचना के निर्माण से क्या होगा कि आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ होगा। निश्चित रूप से अधोसंरचना निर्माण में जो धन लगाया जाता है उस पर प्रतिफल ब्याज दर अधिक होती है, लेकिन उसका लाभ तो आने वाली पीढ़ियों को मिलता ही है। तो इस प्रकार यदि हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो यदि ऋण की राशि का प्रयोग विकास पर किया जाता है तो ऋण में वृद्धि को उचित माना जाना चाहिए। चलिए अब हम घाटे में कटौती की बात करते हैं कि सरकार को जो घाटा होता है उसको कम कैसे किया जा सकता है। घाटे को कम दो तरीके से किया जा सकता है, या तो सरकार अपनी आय में वृद्धि कर ले या फिर व्यय में कटौती करे। अब आय में वृद्धि कैसे करेगी कि सरकार करों में वृद्धि करे। अब करों में वृद्धि के लिए हमारे देश में क्या होता है कि सरकार प्रत्यक्ष करों में वृद्धि करने पर विश्वास करती है। क्यों करती है? अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि क्यों नहीं करती? क्योंकि अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं उनका प्रतिगामी प्रभाव होता है। प्रतिगामी का अर्थ है कि यदि सरकार घाटे को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि करेगी तो उससे अमीर और अमीर हो जाएंगे और गरीब हो जाएंगे। इसलिए सरकार क्या करती है, प्रत्यक्ष करों में वृद्धि करने का प्रयास करती है। दूसरा, आय में वृद्धि के लिए सरकार क्या कर सकती है कि सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों की बिक्री कर दे। पहला तो सरकार आय में वृद्धि के लिए क्या करेगी कि कर में वृद्धि करेगी, प्रत्यक्ष कर, और दूसरा सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री कर देगी तो सरकार को आय प्राप्त होगी। अब लेकिन अच्छा ये माना जाता है कि सरकार आय में वृद्धि के लिए अपने व्ययों में कटौती करे। व्ययों में कटौती पर विशेष जोर दिया जाता है। अब व्ययों में कटौती करने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा, जो सुशासन और सुनियोजन के कार्यक्रम सरकार ने चलाए हैं उनमें कटौती करना होगी, तो उससे कल्याण में कमी आएगी। एक पक्ष ये भी है कि जब सरकार गरीबों तक 1 रुपये पहुंचाना चाहती है तो उसे 3.65 रुपये व्यय करना होते हैं। तो इसके कारण भी सरकार का घाटा अधिक बढ़ रहा है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करे तो फिर कल्याण में भी वृद्धि नहीं होगी, तो सरकार को लोगों के कल्याण के लिए धन व्यय करना होता है। तो सरकार कर क्या सकती है? सरकार ऐसा कर सकती है कि कुछ क्षेत्रों से बाहर निकल जाए, यानी कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्धनता निवारण, ये तो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इनको छोड़कर कुछ क्षेत्रों से सरकार बाहर निकल जाए, काम ना करे, तो सरकार के व्ययों में कटौती हो जाएगी। अब एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि सरकार का जो घाटा होता है, एक ही राजकोषीय नीति अपनाने पर एक देश में घाटा अधिक होता है, एक में कम। उसका क्या कारण होता है? उसका कारण होता है कि उस देश की आर्थिक स्थितियाँ कैसी हैं। उदाहरण के लिए हम देखें कि जब मंदी का काल होता है तो मंदी के काल में क्या होता है
कि लोगों की आय कम होती है, आय कम होती है तो वे कर कम देते हैं, कम कर देते हैं तो राजकोषीय घाटा बढ़ जाता है। दूसरी ओर जब तेजी का काल होता है तो लोग की आय ज़्यादा होती है, कर ज़्यादा देते हैं और इससे घाटा कम होता है। तो राजकोषीय नीति तो एक ही थी, लेकिन अर्थव्यवस्था की स्थिति के कारण राजकोषीय घाटे में वृद्धि हुई। तो ये पक्ष हैं जो राजकोषीय घाटे से संबंधित हैं। सो थैंक यू।